शंभूनाथ जी के घर से आज आधी रात को उनके चीखने पुकारने की करोड़ आवाज आ रही है। आज इन पर उन्हीं की बहू आंचल ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है और अपने पति से पिटवाया है। तभी घर के अंदर से आंचल की आवाज आती है, अजी इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते ये ढीठ हो गए हैं। इनका जो मन करता है वही करते हैं, क्योंकि इनको पता है ज्यादा से ज्यादा आप इनको मारेंगे और क्या होगा। तब शंभूनाथ जी के बेटे विराज ने कहा, तो फिर क्या करूं जिससे ये बूढ़ा सुधर जाए। इन्हें बिना कपड़े के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बंद, फिर देखिएगा कैसे रास्ते पर आते हैं। ठीक कह रही हो आंचल, इस ठंड में बिना कपड़े के रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। विराज ने गुस्से में तमतमाते हुए जोर से डंडे को नीचे पटकते हुए कहा, पता है आंचल कितने मन से मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब जामुन लाया था और ये बूढ़ा झट से चट कर गया। बेचारे शंभूनाथ जी बोले, बेटा मैंने कोई गुलाब जामुन को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो बस तुम्हारी झूठी सब्जी खाई है। झूठ बोलता है बूढ़ा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आंचल ने कहा और चुपचाप खड़ी ससुर को ऐसे पिटता देखकर हंस रही थी, क्योंकि वह गुलाब जामुन खुद आंचल ने ही खाए थे और नाम शंभूनाथ जी का लगा दिया। विराज जबरदस्ती शंभूनाथ जी के कपड़े खोलने लगा। वो रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर तू, चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख ले पर मेरे कपड़े मत उतार, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बेटा तुझे पता है ना कितने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस ठंड में मेरा खून जम जाएगा। बेटा ऐसा मत कर, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे का सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है, ऊपर से चोरी भी करता है। नहीं विराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे अपनी चिंता नहीं है। वो तो मैं हर रोज भगवान से मुझे उठाने की प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनते कहाँ हैं। और बीमार मैं इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं और दूसरा बिना इलाज के बड़ा तड़पता हूँ। शंभूनाथ जी के इतना कहते ही उनके बेटे विराज ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाऊं भी क्यों? क्या फालतू में मेरे पास पैसे हैं और ये सजा ही आपके लिए ठीक रहेगी। ये कहकर विराज ने शंभूनाथ जी की कमीज उतार दी और उन्हें ठिठुरते हुए ठंड में आंगन में बैठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे शंभूनाथ जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले ही कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और भी कंपा रही थी। बेचारे कभी सिमटकर एक जगह बैठ जाते तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से भी नहीं मिल रही थी और वो रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा। बहू मुझे चाहे तो एक हफ्ते भूखा रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। ए बेटा, ओ बहू रहम करो इस बूढ़े पर शंभूनाथ जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे, इससे कि उन्हें गर्माहट मिली, पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता है। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई कमीज सड़क पर धूल खाती हुई दिखी। उन्होंने फटी हुई कमीज को उठाकर झाड़कर पहन लिया। कमीज इतनी फटी थी कि शायद वो उनके बदन को ढक भी नहीं पा रही थी। शंभूनाथ जी अपनी किस्मत को देखकर बहुत ही रो रहे थे। उस चिथड़े कपड़े को पहनते हुए उनकी आंखों से आंसू के धार बहते जा रहे थे। शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। भरी जवानी में शंभूनाथ जी की पत्नी उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और छोटे से विराज को छोड़कर चली गई थी। शंभूनाथ जी ही जानते थे कि किस तरह उन्होंने अकेले विराज को पाला पोसा, यहाँ तक कि वो दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सौतेली माँ का अत्याचार विराज को झेलना पड़े। इसलिए शंभूनाथ जी ने कभी भी शादी नहीं की। अपने बेटे का पालन पोषण करके उसे इस काबिल बना दिया कि वो आज अच्छी खासी नौकरी करने लगा, लेकिन आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी जी रहे थे
पर विराज को धीरे धीरे शंभूनाथ जी से चिढ़ होने लगी थी। अगर वो बीमार पड़ते तो विराज उन्हें कमरे में कैद कर देता, कहीं आने जाने नहीं देता। एक दिन विराज ने शंभूनाथ जी से कहा, पापा मैं आपकी और इस घर की जिम्मेवारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। मैं आंचल नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। आंचल इस घर की जिम्मेवारी को बखूबी संभालेगी। शंभूनाथ जी ने उस वक्त कहा था। ये तो अच्छा सोचा बेटा। उस वक्त भी शंभूनाथ जी अपनी बेटी को मना नहीं किया। उन्होंने उसकी इच्छा से उसकी पसंद की लड़की से शादी करा दिया। उनके घर में आंचल उनकी बहू बन के आई और शंभूनाथ जी तो पहले से ही घर का कामकाज किया करते थे। विराज को कभी भी उन्होंने एक प्लेट तक धोने नहीं दिया। पूरे घर का कामकाज, खाना पीना सब कुछ शंभूनाथ जी करते थे। उन्होंने सोचा कि नई नई आई है, कुछ दिनों के बाद काम शुरू करेगी। अभी के लिए वो खुद ही ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन शंभूनाथ जी की बहू उनसे काम करवाने की आदी हो गई। एक दिन शंभूनाथ जी की बहू आंचल ने कहा, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आपको तो रसोई का सभी काम आता है। आंचल की इस बात से शंभूनाथ जी का खिला खिला चेहरा अचानक से एकदम मुरझा गया। उसी दिन उनके बेटे विराज ने कहा, पापा अब ये सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर दीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई घर में नहीं जाएगी ना। ये क्या कह रहे हो आप? आज तो क्या, उनके रहते मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो आपने मुझसे वादा किया था ना। इस पर बेशर्मी से विराज ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी ये पूरे दिन घर पर और करेंगी ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगी। शंभूनाथ जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और शंभूनाथ जी अपने ही घर में रामू काका बनकर रह गए। घर का काम हो या बाहर का काम उनके जिम्मे ही था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब शंभूनाथ जी के पोते रोशन ने जन्म लिया था तब उसका भी सारा काम वही किया करते थे। एक दिन की बात है, शंभूनाथ जी बाथरूम में फिसलकर गिर गए। उनका सिर दीवार पर जा लगा और वो फट गया। खून की धारा बहने लगी। वो खून को हाथ से दबाते हुए आंचल के पास आए और कहा, मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आंचल ने कहा, आप गिरते पड़ते रहे और हम डॉक्टर के पास भागते रहे। पैसे जैसे झाड़ पर लगते हैं। चुपचाप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा नहीं लेते। ये बड़बड़ाती हुई आंचल अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर शंभूनाथ जी के सर पर बांध देती है। शंभूनाथ जी दर्द से झटपटा रहे थे। जब विराज घर आया तो रोशन ने उसे सब कुछ बताया। नन्हा रोशन तब इतना कहाँ समझदार था। रोशन के बताने पर जब विराज अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वो पहले शंभूनाथ जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टांके लगवाकर घर ले आया और अपनी पत्नी आंचल से कहा, पागल हो गई हो क्या? सिर फटकर खून निकल रहा है। ऐसे तो सारा खून बहकर मर जाते, फिर सोचा है क्या होता। इस पर आंचल ने गुस्से में कहा, अरे मरता है तो मरी मेरी बला से। इस आफत से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। इसने करवा ही दिया ना टांकों पर खर्चा। अब देखो इससे कैसे वो खर्चा वसूल करती हूँ। अस्पताल से आकर शंभूनाथ जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफी कमजोरी थी, पर ना तो उन्हें पूछने उनका बेटा विराज आया और ना ही आंचल। वो भूख से तड़प रहे थे और अंत में थक कर उन्होंने आंचल को आवाज लगाई और रोटी देने के लिए कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो टाकों का खर्चा हुआ है ना, उससे आपके 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी से गुजारा कर बूढ़े। शंभूनाथ जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वो चल बसेंगे। प्रिय दोस्तों, कभी कभी मौत भी आसानी से नहीं मिलती। वो अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठे थे, तो कभी पास में पड़े जग का पानी पी लेते और सोने की कोशिश करते, पर उस बुजुर्ग को
राहत कहीं नहीं मिल पा रही थी कि तभी रोशन चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाकर कहता है, दादाजी ये दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। रोशन की इस मदद से शंभूनाथ जी और भी बिलखने लगे और कांपते हुए हाथों से वो दूध का गिलास पकड़कर फिर पीने लगते हैं। वो दूध को आधा गिराते आधा पीते, जिस पर रोशन कहता है, दादाजी जितने दिन आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा। रोते हुए शंभूनाथ जी ने कहा, बेटा कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं, तुम भगवान से कहो ना इस बूढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। शंभूनाथ जी की बातें सुनकर रोशन ने कहा, दादाजी पापा मम्मी आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यही कहूँगा कि उन्हें सजा दे। प्रिय दोस्तों, इसी तरह अगले दिन जब रोशन दूध देने आया तो आंचल वो देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी शंभूनाथ जी को उनके बेटे विराज ने पीटा। इसी तरह डांट फटकार मार खाते हुए समय बीतता है और धीरे धीरे रोशन बड़ा हो गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज उठाने लगा। इसलिए विराज ने पढ़ाई के बहाने रोशन को बाहर भेज दिया। रोशन के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही शंभूनाथ जी पहनते थे, चप्पल भी फटी चिट्टी, यहाँ तक कि कभी खाना भी उनको ताज़ा नसीब नहीं होता। एक रोज बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसके लिए आंचल ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर शंभूनाथ जी दोबारा बर्तन धोने रसोई में गए तो विराज की थोड़ी सी झूठी सब्जी थी। बस इसी बची हुई सब्जी को शंभूनाथ जी मुरमुरे में मिलाकर खा लिया और इसी वजह से उन्हें चोर कह के कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया गया और फिर पीटा गया। आज वही दिन था कि शंभूनाथ जी रोड पर बिना कपड़ों के ही ठंड में दौड़ रहे थे। इधर आंचल और विराज खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा कहीं मर गया होगा डूबकर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी। आंचल ने विराज से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल रहा, आप जाकर पता तो करो कि आखिर बात क्या है। विराज उसी भीड़ में जाता है और घबराता हुआ बाहर से आकर दरवाजा बंद कर लेता है और हांफते हुए आंचल से कहता है, अरे गजब हो गया, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वो भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर ना देखकर कहीं हम पर ही शक ना करे। जो होलिया लोगों ने बताया है उससे तो वो लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे आंचल, आप सबसे पहले अपने चेहरे से ये घबराहट निकालिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वो हमारे बेटे से मिलने गए हैं। पर पुलिस अगर रोशन से पूछेगी तब? तुम तो जानती हो कि रोशन कैसा है। अगर वो कह दे कि दादाजी यहाँ नहीं आए तो ऊपर से दादाजी कहाँ गए ये पूछकर तो वो हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ। अच्छा ठीक है, हम कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनकी फोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। विराज ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस है तो उसके होश उड़ गए और वो डर से पसीने पसीने होने लगा। कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जी साहब कहिए, पुलिस वालों ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पास ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। पानी में चेहरा काफी बिगड़ गया है तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अपने पापा को बुलाइए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, ये देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। ये कहकर आंचल ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे रख दिया। पुलिस वालों ने कहा तो ठीक है, आप बात कराइए उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने सख्ते में आकर कहा, वो क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वो काफी दिनों बाद गए हैं। विराज ने हकलाते हुए कहा, ठीक है अभी तो मैं चलता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। ये कहकर पुलिस वहां से चली गई।
अब पूरे 1 महीने लगातार पुलिस आंचल और विराज को फोन करके लगातार बार बार शंभूनाथ जी के बारे में पूछताछ करती। जब 1 महीना बीता तो एक दिन फिर से पुलिस शंभूनाथ जी के घर आई और पूछताछ करने लगी। जैसे ही पूछताछ करके पुलिस वाले वहां से जाने लगे, तभी विराज और आंचल का बेटा रोशन, जो बाहर पढ़ाई करता था, वो मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा दादाजी तीर्थ यात्रा पर कब गए और आपके पास उनकी फोटो, ये फोटो कहाँ से आई? ये तो दादाजी की सालों पुरानी फोटो है, जब दादी जिंदा थी। ये तो तब की फोटो है, ये क्या कह रहे हो? पुलिस वालों ने रोशन से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। ये देखिए फोटो को इन्होंने आपको दिखाया, वो आदि है। पूरी फोटो तो मेरे पास है, ये देखिए, ये पूरी फोटो। ये कहकर रोशन अपना फोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें शंभूनाथ जी अपनी पत्नी शारदा जी के साथ थे। तो इसका मतलब वो लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुंचे। हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, पता नहीं वो उस तालाब में कैसे पहुंच गए। आंचल लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हाँ सर, हम तो उन्हें बस सजा देना चाहते थे ताकि वो आगे से चोरी ना करे। अपनी माँ और पापा की बातें सुनकर रोशन ने कहा, अच्छा तो पापा दादाजी ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं। रोशन तू चुप रहे, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वो जो करते थे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर के पैसे चुराते थे तो कभी सामान, इसलिए हमने उन्हें सजा देने के लिए सोचा। अपनी माँ पापा की बातें सुनकर रोशन ने पुलिस वालों से कहा, नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दादाजी बिल्कुल ठीक है। मुझे पूरा यकीन है इन्हीं लोगों ने उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, ये सब सच बता देंगे। अपने बेटे की बातें सुनकर आंचल एकदम से तड़प उठी। नहीं, रुक जाइए बेटा, तू ये क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? रोशन ने कहा, कौन से माता पिता जिन्होंने मेरे दादाजी को तालाब में धक्का देकर मार दिया? ये मेरे माता पिता तो हो नहीं सकते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। इस पर आंचल बोल उठी, हमने कुछ नहीं किया, मैं सब सच बताती हूँ। ये कहकर आंचल उस दिन की सारी घटना बता देती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद रोशन ने कहा, आइए दादाजी। शंभूनाथ जी जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो विराज और आंचल के होश ही उड़ गए। आज ये पहले वाले शंभूनाथ जी नहीं थे। सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे, ऊपर से आंखों पर काला चश्मा पहना था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना जो कल वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने गए थे और आपने 50 लाख की धनराशि उन लोगों को दान दी थी। यह सुनकर तो आंचल और विराज की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये सब क्या है, कैसे हुआ? पापा आप यहाँ, मतलब फिर तालाब में, और ये सब क्या चल रहा है? विराज ने चौंकते हुए पूछा। इस पर उसके बेटे रोशन ने कहा, पापा ठहरिए जरा, सब बताता हूँ, जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया और उन्हें उनकी हालत देखकर वो समझते देर ना लगी कि ये आप लोगों की देन है, इसलिए उन्होंने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। मैं रिजर्व गाड़ी करके 2 घंटे में वहां तुरंत पहुंचा और तब तक शर्मा अंकल को दादाजी पर नजर रखने को कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुंचा तो देखा बेचारे सड़क पर से धूल भरी शर्ट को पहन रहे थे। सच कहूं, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आप दोनों पर आ रहा था। मैं तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब मांगना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सजा होनी चाहिए। मैं दादाजी को अपने साथ ले गया, उनके अच्छे से देखभाल की। दादाजी की फिर से हिम्मत बढ़ाई, वो पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सके। दादाजी को इस दुख से निकालने के लिए मैंने उनको काम में बिजी किया।
दादाजी अपने आप को बोझ ना समझे, इसलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया। आज दादाजी मेरी कंपनी का काम संभाल रहे हैं। पापा, मैं उसके अगले ही दिन आने वाला था ये खुशखबरी देने कि मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, लेकिन उससे पहले ही मेरी मुलाकात दादाजी से हो गई। जो आप लोगों ने दादाजी के साथ किया है, उस दुख से निकालने का बस एक ही तरीका था मेरे पास। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं बचपन से ही दादाजी को आपके हाथों मार खाते हुए देखा है। पापा उन्हें डंडे से पीटते हैं। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अब वही काम आपके साथ होगा। मैं तो आपको नहीं मारने पीटने वाला, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, लेकिन आपको पुलिस जरूर मारेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए और जो भी सजा बनती है दीजिए। आज इस घर में मेरे दादाजी मेरे साथ रहेंगे। इतना कहते हुए रोशन अपने दादाजी का हाथ थाम लेता है और अपने माता पिता को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले आंचल और विराज को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल खाने में डाल देते हैं। उनके ऊपर अपने बुजुर्ग पिता को मारने पीटने, उत्पीड़न करने तथा उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का केस चल रहा है। वे अब जेल की चक्की पीस रहे हैं और यहाँ पर रोशन अपने दादाजी की सेवा कर रहा है। प्रिय दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो मनुष्य जैसा करेगा वैसा फल तो मिलेगा ही। तो इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे फल की प्राप्ति करें। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लेना।